ऑल राइट, द एम ऑफ दिस वीडियो इज टू अंडरस्टैंड द करंट अकाउंट। अब इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बी ऑफ पी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट का स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन होता है, पूरा कैसे पूरा ओरिजिनेट होता है, वो मैंने समझाया है। तो अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड एनकरेज कि आप पहले वो स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो ताकि तुम्हें करंट अकाउंट और बेहतर समझ आए। देख लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं देखिए तो देख लो, कहाँ भागी जा रही है, टेंशन की बात नहीं है। ऑल राइट, नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द करंट अकाउंट। ये है जी बीओपी अकाउंट जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम ये समझते हैं कि जी इसका एक सब अकाउंट यानी कि करंट अकाउंट क्या होता है। तो कैपिटल अकाउंट को हम निकालते हैं पिक्चर से बाहर। हमने सिर्फ समझना है करंट अकाउंट और उसके एक एक करके कंपोनेंट समझते हैं। बड़े आसान है, टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने अकाउंट में एक अमाउंट का कॉलम और ऐड कर देते हैं। मतलब सेम अकाउंट है जो पहले था, बस इसमें मैंने एक अमाउंट का कॉलम ऐड कर दिया ताकि मैं अलग अलग अमाउंट्स डाल के तुम्हें एग्जांपल से और बेहतर समझा पाऊं। ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं बाय फिलिंग इन सम रैंडम अमाउंट्स। याद रखना ये अमाउंट में सिर्फ कुछ भी रैंडम भर रहा हूं, कुछ भी मतलब ऐसे ये कुछ असली में ऐसे कोई नंबर नहीं होते, ऐसे बस मैं कुछ भी रैंडम कर रहा हूँ। 100 रुपीज, 200, 300, 400, कुछ भी रैंडम। और यहाँ पे लेट्स से मैं डाल देता हूँ 10, 20, 30, 40। ऑल राइट, अब समझते हैं एक एक करके एक एक कॉम्पोनेंट। सबसे पहला है जी गुड्स एक्सपोर्टेड, गुड्स इंपोर्टेड। ये होता है सबसे पहला कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट विच इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसको मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। मर्चेंडाइज का मतलब गुड्स ही होता है, तो गुड्स की ट्रांजैक्शन, या फिर इसे हम कहते हैं विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें किस चीज का ट्रेड हो रहा है, विजिबल आइटम्स का। विजिबल आइटम्स क्या होते हैं, गुड्स, फिजिकल गुड्स, जिनको हम मेजर कर सकें, देख सकें, फील कर सकें। जो भी विजिबल चीजें हैं, विजिबल आइटम्स हैं, उनके ट्रेड को, इसीलिए इसको विजिबल ट्रेड भी कहा जाता है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, या तो हो सकता है जी कंट्री दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अपने गुड्स बाहर बेचे और अपने गुड्स को बाहर, उसको कहते हैं गुड्स एक्सपोर्टेड। अब जब भी गुड्स एक कंट्री के बाहर जाएंगे, बदले में क्या होगा, बाकी कंट्रीज उसे पैसे देंगे, तो पैसे का इनफ्लो होगा। सो सिंस इट इज अ इनफ्लो, इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, गुड्स एक्सपोर्टेड। इसका उल्टा क्या होता है, जब कोई कंट्री बाहर से, किसी दूसरी कंट्री से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गुड्स इंपोर्ट करे, मतलब बाहर से गुड्स खरीदे। जब बाहर से गुड्स आएंगे तो कंट्री दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पैसे देगी, पैसे का आउटफ्लो होगा। हेंस इट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, गुड्स एक्सपोर्टेड। जो हमने अपने एग्जांपल में एज्यूम कर लिया कि गुड्स एक्सपोर्टेड है ₹100 और इंपोर्टेड है ₹10। अब होता क्या है, आउट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कैटेगरी है, द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द फॉरेन ट्रेड, जितने भी फॉरेन ट्रेड में ट्रांजैक्शन होती है, सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वेटेज या वैल्यू कौन सा कंपोनेंट रखता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये सबसे ज्यादा भारी मात्रा में होती है ट्रांजैक्शन, इसीलिए इसका एक सेपरेट मेजरमेंट टूल निकाला इकोनॉमिस्ट ने, जिसको कहा बैलेंस ऑफ ट्रेड। उन्होंने क्या कहा कि जी हम एक अलग से बैलेंस निकालना चाहते हैं विच कैलकुलेट्स द ट्रेड बैलेंस ऑफ ओनली गुड्स, कि जी हम ये निकालें कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स का नेट क्या है। ये निकलता कैसे है, सिंपल। इसे निकालने का तरीका होता है गुड्स एक्सपोर्टेड, जो हमारे केस में थे 100, माइनस द गुड्स इंपोर्टेड, जो हमारे केस में क्या थे 10। सो 100 - 10 गिव्स मी अ नेट ऑफ ₹90। ये 90 क्या हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो सिंपल है जी, इंपोर्टेड, गुड्स इंपोर्टेड माइनस गुड्स एक्सपोर्टेड, मतलब ₹90 के नेट कंट्री ने एक्सपोर्ट्स करे हैं, इसका ये मतलब है। ऑल राइट, अब आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे। नेक्स्ट कंपोनेंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसको और भी क्या कहा जाता है, इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्विसेज का जब ट्रेड हो तो वो इनविजिबल है। इनविजिबल का मतलब हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। जो सर्विसेज हैं, तुमने देखा होगा सर्विसेज का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। जब तुम कोई सर्विस लेते हो उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। जैसे गुड्स का क्या है, गुड्स फिजिकल होते हैं, तुम कुछ खरीद के ला रहे हो, लैपटॉप खरीद के ला रहे हो, टैबलेट खरीद के ला रहे हो, जूते खरीद के ला रहे हो, ये सारी फिजिकल गुड्स हैं। बट जब कोई सर्विस लेते हो, जैसे सपोज बार्बर शॉप पे गए, अपने बाल कटवा के आए, तो एक सर्विस है, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। हेंस इट इज अ इनविजिबल ट्रेड। कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखता
वो होता है मतलब। अब फिर से इसके केस में भी सेम है। हो सकता है कोई कंट्री अपनी सर्विसेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दे, तो सर्विसेज देगी, बदले में क्या लेगी? पेमेंट, पैसे आएंगे, पैसे का इनफ्लो, इसलिए सर्विस एक्सपोर्टेड क्रेडिट साइड पे। जब भी कंट्री बाहर के देशों से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सर्विसेज ले, बदले में क्या देगी? पैसे, पैसे का क्या हुआ? आउटफ्लो, हेंस डेबिट साइड पे सर्विसेज इंपोर्टेड। हमने केस में कह दिया, हमने अपने केस में कहा सर्विस एक्सपोर्टेड कितनी है? 200 रुपए, सर्विस इंपोर्ट कितनी की? 20 रुपए। बहुत बढ़िया जी। अब यहां पे याद रखना है जो सर्विसेज हैं ये मेजरली नॉन फैक्टर सर्विसेज होती हैं इस वाली कैटेगरी के अंडर। नॉन फैक्टर सर्विसेज बहुत टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि शिपिंग, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि इंश्योरेंस। ये सारी सर्विसेज का ट्रेड एक दूसरी कंट्री के बीच में हो सकता है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या ये सिर्फ तीन ही टाइप की सर्विसेज है? नहीं, ये तीन मेन टाइप ऑफ सर्विसेज हैं, इनके अलावा और भी हो सकती है। लेट्स से कोई सॉफ्टवेयर सर्विस बेची, और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आ सकती हैं। शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बस तीन मेन टाइप की नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं जिनका ट्रेड होता है इस कैटेगरी के अंडर। ऑल राइट, थर्ड कंपोनेंट हमारा होता है इन्वेस्टमेंट इनकम, जिसको फैक्टर इनकम भी कहा जाता है। अब फैक्टर इनकम क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस इज द इनकम फॉर फैक्टर सर्विसेज। इससे पहले हम क्या देख रहे थे? नॉन फैक्टर सर्विसेज। अब जो भी फैक्टर सर्विसेज की इनकम है वो तीसरी कैटेगरी के अंडर आ जाती है। अब क्या हो सकता है? फिर से दो चीजें, या सो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट इनकम रेजिडेंट्स ने रिसीव करी हो, किसी कंट्री के रेजिडेंट्स है, उन्होंने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। लेट्स से इंडिया के रेजिडेंट्स ने कोई यूएस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यूएस में लेट्स से प्रॉपर्टी खरीद रखी है किसी इंडियन रेजिडेंट ने, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया। तो उस प्रॉपर्टी से जो रेंट आएगा यूएस से इंडिया, तो पैसा इनफ्लो होगा, कंट्री के अंदर आएगा। हेंस जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम है, जैसे मैंने इस केस में लिया रेंट, जब उसका रिसीव हो बाय रेजिडेंट्स, उसको कौन सी साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट। ऐसी जो भी इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम जो नॉन रेजिडेंट्स को दी जाए इंडिया के द्वारा या कंट्री के द्वारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, उसको हम डेबिट साइड पे करते हैं क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है। लेट्स से हम कहते हैं कोई यूएस का बंदा है, यूएस का रेजिडेंट है, तो वो इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद लेता है और उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देता है। तो जो रेंटल इनकम है जो इंडिया से उस यूएस के रेजिडेंट को जाएगी, तो वो क्या होगी? इन्वेस्टमेंट इनकम, और वो आउटफ्लो हो रहा है, पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है। हेंस इट इज सेड एज इन्वेस्टमेंट इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स, जो डेबिट साइड पे आएगी। अभी फैक्टर सर्विसेज की इनकम तीन टाइप की हो सकती है, मतलब हो तो और भी सकती है, मेजरली तीन टाइप की होती है। रेंट, जो मैंने एग्जांपल दे दिया। इंटरेस्ट हो सकता है, लेट्स से कोई इंडिया का रेजिडेंट है, उसने कोई बाहर की कंट्री की कंपनी का शेयर खरीद रखा है। लेट्स से एक इंडिया का बंदा है, उसने एप्पल के शेयर्स खरीद रखे हैं। अब एप्पल तो यूएस की कंपनी है, अब उन शेयर्स पे लेट्स से एक डिविडेंड हुआ। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड बेसिकली शेयर्स पे इनकम होती है। तो वो जो शेयर्स पे इनकम कमाई, डिविडेंड, जब उस बंदे के पास आएगी, जो इंडिया का रेजिडेंट है, उस इंडियन बंदे का पैसा आएगा, इनफ्लो होगा कंट्री के अंदर, तो वो क्या हो गया? इंटरेस्ट इनकम, यानी कि इन्वेस्टमेंट इनकम, जो इनफ्लो हुई इसीलिए क्रेडिट साइड पे हुई। इसका उल्टा भी ट्रू हो सकता है, कोई यूएस का रेजिडेंट है, उसने किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, लेट्स से आईटीसी, आईटीसी के शेयर्स खरीद रखे हैं, उन पे जो डिविडेंड कमाया, इंटरेस्ट इनकम कमाई, वो इनकम जब इंडिया से बाहर उस अमेरिकन रेजिडेंट के पास जाएगी, तो पैसे का आउटफ्लो हुआ, इसलिए डेबिट साइड पे इन्वेस्टमेंट इनकम रिकॉर्ड हो गई। प्रॉफिट भी हो सकता है, सेम सेम एग्जांपल। अब प्रॉफिट का बदला जैसे मैंने डिविडेंड समझा दिया, ये सारा सेम ही बात है। तो ऐसी जो भी इनकम जब इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड हो जाती है बीओपी में। ऑल राइट, फाइनल कंपोनेंट होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होती है? वन साइडेड ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि रिटर्न में कुछ पेमेंट आए। बेसिकली तुम कह सकते हो अनरिक्वाइटेड ट्रांसफर्स। अनरिक्वाइटेड का मतलब जिन ट्रांजैक्शन के बदले रिटर्न में कुछ ना हो। अब ये कैसा हो सकता है? जब भी इन ट्रांसफर की रिसीट हो, मतलब बाहर से जब यूनिलैटरल ट्रांसफर आए, तो इनको डेबिट साइड, सॉरी, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं सिंस इट्स अ इनफ्लो। और जब भी ऐसे यूनिलैटरल ट्रांसफर इंडिया से बाहर कंट्रीज को जाए, तो आउटफ्लो होता है, हेंस डेबिट साइड पे। अब एक चीज याद रखना कि ये ट्रांसफर दो टाइप के होते हैं। क्या मतलब? कुछ होते हैं ऑफिशियल ट्रांसफर जो गवर्नमेंट्स के बीच होते हैं। लेट्स से इंडिया की गवर्नमेंट है, वो किसी पुअर नेशन को कुछ हेल्प, यानी कि कुछ हेल्पिंग फंड्स दे देती है। वो कहती है जी आप कुछ पैसा डोनेशन के फॉर्म में दे देती है कि लेट्स से 1 करोड़ रुपए इंडिया ने बांग्लादेश को दे दिए, क्योंकि बांग्लादेश में कोई फ्लड आ गई थी, तो रिलीफ के लिए कुछ रिलीफ फंड दे दिया, जो होता रहता है कंट्रीज के बीच। तो ऐसी डोनेशन को कहा जाता है यूनिलैटरल ट्रांसफर।
और सिंस पैसा इंडिया से बाहर गया, ऐसा ट्रांसफर कहां पे रिकॉर्ड होगा? डेबिट आइटम्स में। और इसका उल्टा भी ट्रू हो सकता है। तो ये होते हैं ऑफिशियल ट्रांसफर। कुछ प्राइवेट ट्रांसफर भी होते हैं। प्राइवेट ट्रांसफर जैसे जब प्राइवेटली इंडिविजुअल्स एक दूसरे को पैसे भेजे। लेट्स से कोई यूएस का बंदा है, यूएस में सेटल्ड है, यूएस का रेजिडेंट है, उसकी फैमिली इंडिया में रहती है। वो क्या करता है, हर साल अपनी सैलरी में से कुछ पैसा अपनी फैमिली को इंडिया में भेज देता है। तो पैसा का क्या हुआ? इनफ्लो इंडिया में। और ये यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन है, वन साइडेड ट्रांजैक्शन। इसमें कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है बदले में पेमेंट करने को, तो ये एक तरफा ट्रांजैक्शन है। और पैसे का सिंस इनफ्लो हुआ, ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगी एज यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीट। तो ये होता है फोर्थ कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। तो हमने चारों कंपोनेंट समझ लिए जो करंट अकाउंट के होते हैं। अब इसके अलावा हमें एक और चीज समझनी है कि जी इनके टोटल को कैसे इवैल्यूएट करें। क्या मतलब? हो सकता है करंट अकाउंट में कभी करंट अकाउंट सरप्लस हो। क्या मतलब? जब भी क्रेडिट आइटम का टोटल डेबिट आइटम के टोटल से बड़ा हो। हम अपने एग्जांपल में देखें, क्रेडिट आइटम का टोटल क्या है? 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, यानी कि टोटल 1000। यहां पे टोटल क्या है? 10 20 30 40 विच गिव्स मी अ टोटल ऑफ ₹100। तो तुम यहां पे देख सकते हो जो जो क्रेडिट आइटम का टोटल है, आई जस्ट इरेज दिस, सॉरी, जो क्रेडिट आइटम का टोटल है वो डेबिट आइटम के टोटल से बड़ा है, 100 से बड़ा है। तो हमारे केस में क्या हो रहा है? करंट अकाउंट सरप्लस, यानी कि करंट अकाउंट में सरप्लस है। सरप्लस का मतलब पैसा जो कंट्री में आया, इनफ्लो जो हुआ वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द आउटफ्लो। आया ज्यादा और बाहर कम गया। इसका क्या मतलब है? देयर इज अ नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का नेट इनफ्लो है, क्योंकि इनफ्लो ज्यादा था, आउटफ्लो कम था, तो नेट इनफ्लो। और दिस सिग्निफाइज दैट द नेशन इज अ लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? सिंस कंट्री में जो पैसा आया वो ज्यादा था एज कंपेयर टू जो बाहर गया। कितना एक्स्ट्रा था? 900 रुपए। 1000 आया और सिर्फ 100 बाहर गया, तो 900 एक्स्ट्रा आया। तो कंट्री इस एक्स्ट्रा मनी का क्या करेगी? इसको बाहर के देशों को लेंड कर देगी। मतलब ये जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है बाहर की कंट्रीज को एज लोन दे दिया। तो नेशन इज अ लेंडर, जो दूसरी कंट्रीज को लेंड कर रहा है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को लेंड कर सकता है। क्यों लेंड कर सकता है? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है लेंड करने के लिए। पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। ऑपोजिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट। जब डेबिट आइटम ज्यादा हो क्रेडिट आइटम के कंपैरिजन में। ऐसा करते एग्जांपल ले लेते हैं। इन अमाउंट्स को लेट्स से मैं रेज करता हूं। लेट्स से मैं बिल्कुल उल्टा एग्जांपल ले लेता हूं। मैं कहता हूं जी क्रेडिट आइटम इस बार 10 20 30 हो गए 40, और जो डेबिट आइटम इनको ले लेता हूं 100 200 300 एंड 400। तो इस बार हमारा डेबिट आइटम का टोटल क्या हुआ? 1000, और क्रेडिट का कितना हुआ? सिर्फ 100। तो यानी कि हमारे जो डेबिट आइटम है, जो आउटफ्लो है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द क्रेडिट आइटम, यानी कि इनफ्लो। यानी कि कंट्री से पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है, बाहर 1000 रुपीज जा रहे हैं, और कंट्री के अंदर इनफ्लो सिर्फ 100 का हो रहा है। क्या मतलब? डेफिसिट है, कमी है, बाहर ज्यादा जा रहा है, आ कम रहा है। तो क्या हुआ? नेट आउटफ्लो। पहले नेट इनफ्लो था, अब नेट आउटफ्लो, क्योंकि आउटफ्लो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनफ्लो। आउटफ्लो इज ग्रेटर। दिस मीन्स दैट द नेशन इज अ बोरोअर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब? जो कंट्री है वो बाहर ज्यादा पैसा भेज रही है और आ कम रहा है। कितना ज्यादा बाहर भेज रही है? 900। 900 ऐसा पैसा है जो बाहर ज्यादा जा रहा है। अब जब बाहर पैसा ज्यादा जा रहा है, वो कहां से जाएगा? कंट्री को किसी से लोन लेना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो? कंट्री 1000 रुपए खर्च कर रही है, बट उसके पास आ सिर्फ 100 रहा है। 100 रिसीव हो रहा है, बट 1000 खर्च कर रही है। ये जो 900 एक्स्ट्रा है, ये कैसे खर्च करेगी? बाहर से लोन लेना पड़ेगा, दूसरी कंट्री से लोन लेना पड़ेगा 900 रुपए का, तभी तो ये 900 एक्स्ट्रा रुपीज खर्च करे हैं। हेंस नेशन इज अ बोरोअर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है। तो ये होता है जो पूरा करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो हमने समझ लिया। अब फाइनल तुम सोच रहे होगे डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन बहुत ईजी है। करंट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। हमने सबसे पहले कंपोनेंट देखा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा कंपोनेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जो तीसरा कंपोनेंट है वो भी इसका पार्ट ही है। तीसरा कंपोनेंट क्या था? इन्वेस्टमेंट इनकम। हमने कहा था जी सर्विसेज जो सेकंड कंपोनेंट है उसमें नॉन फैक्टर सर्विसेज आती है, इन्वेस्टमेंट इनकम में फैक्टर सर्विसेज आती है।
सो हेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स फर्स्ट कंपोनेंट आ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड कंपोनेंट आ गया, और फाइनली यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये था हमारा फोर्थ कंपोनेंट ड्यूरिंग अगेन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विच इज यूजुअली 1 ईयर। तो ऐसा अकाउंट जो वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे जिनमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा हो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे अकाउंट को कहते हैं करंट अकाउंट। दिस वाज द इंटायर कॉन्सेप्ट। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर।